नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जीके जी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, जीके जी के अंतर्गत हम साइंस को भी पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, हम जियोग्राफी को भी पढ़ेंगे, हम इकोनॉमी को भी पढ़ेंगे और सारे विषयों को मिक्स करके यहाँ पर हम सारे मॉक टेस्ट लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और दोस्तों, लगभग आपके जो 50% क्वेश्चन होते हैं ये प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते रहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन में आपको डिटेल एनालिसिस करके आपकी चारों विकल्पों के बारे में बताऊंगा और जितनी अतिरिक्त चीजें बताऊंगा उसके लिए भी दोस्तों आप एक नोटबुक बना लीजिए कि हमको लेखपाल की तैयारी करनी है एग्जाम तक से और हमें ये क्वेश्चन जीके जीएस के यहाँ पर लिखने हैं। और नोटबुक में जितनी अतिरिक्त चीजें मैं बताता हूँ उसको भी नोट करते चलिए और साथ ही साथ दिन भर में एक बार कम से कम मेरे पढ़ाने के बाद उसको आप रिपीट कर लीजिए। देखिए आपका जीके जीएस जो आपको इतना हार्ड लगता है वो कितना आपके लिए ईजी बन जाएगा और हम मॉक टेस्ट करते करते ही कितने हिस्ट्री जियोग्राफी सारे विषय के जानकार हो जाएंगे। तो ये आप देखते रहेंगे, आप इस सीरीज को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन फिजिक्स के है कि श्वेत प्रकाश मतलब होता है दोस्तों आपके सनलाइट। सूर्य के प्रकाश को हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश। या कितने रंगों का मिश्रण होता है, कितने रंगों का मिश्रण मिलकर आपके ये श्वेत प्रकाश बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो श्वेत प्रकाश होता है, जो सनलाइट होता है, ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। और जब हम इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब होता है, वर्ण विक्षेपण, तो हमें ये 7 रंग देखने को मिल जाते हैं। आखिरकार ये वर्ण विक्षेपण क्या है दोस्तों? जब आपके श्वेत प्रकाश जो आपकी सनलाइट होती है, जब एक प्रिज्म से गुजरती है, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और इसे ही कहते हैं आपके वर्ण विक्षेपण। जिसमें दोस्तों सबसे कम बिखरती है जो सबसे कम रंग बिखरता है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है आपका लाल। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है लाल। और जो सबसे ज्यादा बिखरता है क्या है उसका नाम है आपका बैंगनी। समझ के मैंने आपके उसी रंगों का आपके चयन भी किया। तो प्रकाश हो गई, प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हुआ, सबसे ज्यादा आपके विभाजित हुआ जो हुआ उसका नाम है बैंगनी और जो सबसे कम विभाजित हुआ उसका नाम है आपका लाल। समझ गए? ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं जो प्रकाश चैप्टर है, जो आपके लाइट चैप्टर है, ये कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों? आपके फिजिक्स में जो आपके लाइट का चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक और लाइट ये आपके फिजिक्स के जड़ माने जाते हैं और लाइट से हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाना तय ही रहता है, चाहे जिस प्रकार का भी पेपर आपके पेपर में आए। तो बात करते हैं लाइट क्या है दोस्तों। लाइट एक प्रकार की दोस्तों आपकी ऊर्जा है, एक प्रकार की दोस्तों आपकी एनर्जी है। और दोस्तों यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। दोस्तों हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की भी दोस्तों आवश्यकता होती है। देखिए आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखती है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ आंखों से ही देखते होते तो हमें अंधेरे में भी सब कुछ आपके साफ साफ हमें दिखाई देना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ पर लाइट अनुपस्थित थी। अगर दोनों चीज़ें उपस्थित हैं, लाइट प्लस आपकी आंख, तभी आप किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। जब भी वहाँ पर आप लाइट जला देते हैं, आप किसी भी प्रकार से आपने किसी भी टॉर्च के माध्यम से अगर आपने वहाँ पर लाइट जला दी तो आपको फिर सारी चीज़ दिखने लगती हैं क्योंकि आपके लाइट आ जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमें आपकी वस्तुओं को देखने में मदद करती है क्या? आपकी लाइट एक प्रकार क्या होती है? आपकी एनर्जी होती है दोस्तों। और जो आपकी ये एनर्जी होती है ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है और इसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, ये कई प्रकार की होती है। आपकी बात करते हैं बैगनी की, तो उसकी होती है आपकी 3900 एंगस्ट्रम और आपके रेड की बात करते हैं तो उसकी होती है 7800 एंगस्ट्रम। तो आपके इसके बीच में जो रंग आते हैं वो आपके इसी के बीच में आते हैं। तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक इसकी कितनी होती है? आपकी वेव लेंथ होती है। ये सब चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश कई सारी प्रकृतियों को दिखाता है, जैसे आपके परावर्तन, जैसे अपवर्तन। ये सब चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से पता ही होंगी, मुझे ऐसा अनुमान भी है। इससे बात करते हैं परावर्तन की, क्या है? जब प्रकाश एक चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट आता है इसे कहते हैं परावर्तन। और अपवर्तन में क्या अंतर है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अगर दोस्तों उस अपने मार्ग में विचलित हो जाता है और इसी को कहते हैं अपवर्तन। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। और यहाँ पर मैं प्रकाश चैप्टर पढ़ा नहीं रहा तो इतनी डिटेल में चीज़ें बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन करने हैं। समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमेन जो है दोस्तों आपका एक मतलब होता है दोस्तों आपके यूनिट इंग्लिश में कहें तो। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन एकक है किसका? ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता का दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि ज्योति तीव्रता का क्या होता है? आपके कैंडेला होता है दोस्तों। के 7 आपके जो आपके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उसमें एक ज्योति तीव्रता भी होता है, जिसकी क्या होती है? कि कैंडला होती है। प्रदीप्त की आपके दोस्तों की बात करते हैं आपके प्रकाश प्रदीप्त की, तो उसका आपका वेवर होता है, ये भी नहीं होगा।
चमक ऐसा कोई है नहीं दोस्तों, चमक की कोई बात नहीं है। तो ज्योति फ्लक्स की आपकी यूनिट होती है आपकी ल्यूमेन। क्या होती है? ज्योति फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? आपकी ल्यूमेन होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद ही होना चाहिए, इसके लिए और कोई भी बात आपको नहीं है, आपको एक नोटबुक में नोट कर याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप यूनिट याद करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और वहाँ पर आपको विशेष जो कि यूनिट है उनकी यूनिट आपको जितने भी आपके विशेष आपके भौतिक राशियाँ हैं उनकी यूनिट आपको बताई गई एक ही वीडियो में, आपके 25 से 30 के बीच में, इतने मैंने आपको कराए हैं एक ही वीडियो में। तो जाकर देख लेंगे तो आपके कई सारे यूनिट आपके कंफर्म हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, सारे आपके क्या है कि फिजिक्स के क्वेश्चन है। समझ कर चलेंगे कि जो नीला रंग है, नीला मतलब होता है आपके ब्लू, इसके जब आप हरे रंग को मिला देंगे मतलब ग्रीन को मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियान, काला, भूरा, बैंगनी। तो बता दें उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सियान कलर हो जाएगा। कौन सा कलर आपका? सियान हो जाएगा, क्योंकि काला तो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, भूरा भी नहीं होगा अगर ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे, और बैंगनी भी नहीं होगा, तो सियान कलर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, तो नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। आगे चल दोस्तों, उससे पहले आप जान लीजिए कि दोस्तों कि हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल और यूपीएसआई से संबंधित जो आपकी सीरीज चलाई गई है, इसका ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा उत्तर प्रदेश लेखपाल और यूपीएसआई संबंधित आपके जीके जीएस की प्लेलिस्ट। जाकर खोल देंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपके यहाँ पर आपको जीके जीएस के अलावा सारी क्लासें मिल जाएगी। पहले 5 क्लासें मैंने अपलोड की हैं आपके हिंदी के मॉक टेस्ट की, तो पहले उसको ले लीजिएगा। उसके बाद 3 क्लासें मैंने आपके इससे पहले लाई हैं जीके जीएस की, और अब शुरू हो गया ये क्लासें। तो इस प्रकार से आप इसको समझ कर चलेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। जो यूनानी लोग हैं इनको भारत से बाहर भगाने का श्रेय किसे दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, अशोक को, या फिर बिंदुसार को। आखिरकार ये यूनानी कौन थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यूनान की अगर दार्शनिक की बात करते हैं तो हमारे नाम में जहन में आते हैं आपके सुकरात। फिर सुकरात किसका गुरु था? आपके प्लूटो का। और प्लूटो किसका गुरु था आपको दोस्तों? आपके अरस्तु का। और अरस्तु किसके गुरु दोस्तों? अरस्तु आपके सिकंदर महान के गुरु थे। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि सिकंदर का गुरु था आपके अरस्तु, अरस्तु का गुरु था प्लूटो, और प्लूटो का गुरु था आपके सुकरात। इस प्रकार दोस्तों ये सारे आपके यूनान के दार्शनिक हो जाते हैं। और बात करते हैं सिकंदर की, तो सिकंदर ही दोस्तों इसे विश्व विजेता कहा जाता है, क्योंकि आपके हर स्थानों पर जाकर बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। इसी क्रम में दोस्तों आपके सिकंदर आपके भारत भी आया था, और भारत को भी कई सारे प्रांतों को उसने जीत लिया था। और इसका जो सेनापति था, जिसका नाम क्या दोस्तों क्या मिलता है आपके सिकंदर के सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर, सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। तो ये दोस्तों आपके सिकंदर का सेनापति था। क्या था? आपका सेनापति था। जब सिकंदर आपके 323 ईसा पूर्व में लगभग बीसी में यह इसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर आपके कार्यभार संभालता है। और दोस्तों यह आपके यूनान का था, इसलिए ये आपके सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर रुक जाता है और भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर दोस्तों यह अधिकार कर लेता है। लेकिन 305 बीसी में, या फिर कहें कि 305 ईसा पूर्व में, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य साहब हैं, यही चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त या फिर कहें चंद्रगुप्त मौर्य जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, क्या करते दोस्तों ये आपके दोस्तों आपके आक्रमण कर देते हैं सेल्यूकस निकेटर के ऊपर, और भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों को आपके सेल्यूकस निकेटर की दास्ता से मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? आपके मुक्त करते हैं। और ऐसा कुछ अगर पूछा जाता है कि यूनानियों को भारत से बाहर भगाने का श्रेय किसे जाता है, तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य को ही। इसके बाद दोस्तों जब आपके सिकंदर जो सेल्यूकस निकेटर होता है ये भैया हार जाता है, तो ये अपनी पुत्री जिसका नाम है आपके हेलेना, या फिर कहीं कहीं पर कॉर्नेलिया भी नाम मिलता है, तो इसका विवाह आपके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, प्लस 4 विकसित प्रांत भी, 4 आपके डेवलप्ड आपके जो प्रांत हैं उसको भी दोस्तों आपके चंद्रगुप्त मौर्य को देने का कार्य करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य इससे खुश होकर 500 हाथियां दान करता है सेल्यूकस निकेटर को। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और इसका वर्णन आपकी एपियानस ने किया है। किसने किया? आपकी एपियानस ने ये सब चीज़ें वर्णन की हैं, जिसको हमको जानकारी मिलती है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आपको पता होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। कहाँ गुजारे? जो चंद्रगुप्त मौर्य साहब हैं इन्होंने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य आपके जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? आपके जैन धर्म का। और जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में दोस्तों आपका एक मत है कि जब इनकी मृत्यु निकट आती है, जो चंद्रगुप्त जो भी लोग जो जैन धर्म को मानते हैं, जब इनको लगता है कि हमारी मृत्यु अब नज़दीक आ गई है, तो ये लोग दाना पानी को छोड़ देते हैं,
ये लोग दाना पानी को छोड़ देते हैं और क्या चले जाते हैं दोस्तों, मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी जब ऐसा लगा कि उसकी मृत्यु नजदीक आ चुकी है तो वह दोस्तों आपके मगध से हटकर चला गया कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, और श्रवणबेलगोला में ही दोस्तों यह अपनी संलेखना की पद्धति से अपनी मृत्यु संलेखना की पद्धति से दोस्तों प्राण छोड़ देता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे, श्रवणबेलगोला में गुजारे। 322 BC में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आपकी गद्दी पर बैठा था, और दोस्तों 293 ईसा पूर्व तक 296 आपके BC तक क्या रहा दोस्तों, आपके गद्दी पर आसीन रहा। फिर 296 से लेकर 273 ईस्वी तक दोस्तों कौन रहा, आपके बिंदुसार रहे। फिर 273 से लेकर कुछ समय तक आप कौन सा रहा, आपका अशोक साहब रहे। तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। दिल्ली की जो सल्तनत है उसको मैंने आपको बताया है, और यूपी लेखपाल और यूपीएसआई से संबंधित, यूपीएसआई प्लस लेखपाल, इन दोनों एग्जाम को लेकर यहाँ पर हम जीके जीएस के मॉक टेस्ट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपकी हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है, आपकी चल रही है, और वहाँ पर आपकी थ्योरी की क्लास चल रही हैं। थ्योरी वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन वहाँ पर आपकी थ्योरी चल रही है। और वहाँ पर पहला ही आपके टॉपिक मैंने लिया आपके गुलाम वंश का, और आपको पहली ही क्लास में मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने आपके शासन किया था, जिसमें पहला था आपका गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बारे में भी हम पढ़ ही रहे हैं। फिर एक आपका खिलजी वंश तीसरे पर आता है दोस्तों, आपका तुगलक वंश चौथे पर आता है, सैयद वंश, और पांचवें पर आता है आपका लोधी वंश। देख लेते हैं कि इन 5 विकल्पों के अलावा कौन सा विकल्प है। गुलाम वंश बिल्कुल सही, सैयद वंश बिल्कुल सही, खिलजी वंश बिल्कुल सही, लेकिन गौरी वंश क्या दोस्तों आपकी ये नहीं था, गौरी वंश आपका नहीं था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया, तो गौरी ने नहीं किया था। मुझे लगता है आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अगर आप यूपीएसआई लेखपाल संबंधी ये हिस्ट्री की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अवश्य ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है दोस्तों। आपके कई अतिरिक्त जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट करते चल रहे होंगे, क्योंकि ऐसे ही आपकी हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटी साइंस सब कुछ मजबूत होगा अगर आप सारी चीज़ों को लिख कर याद करते रहेंगे तभी। देखिए CR दास जिसे कहते हैं चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी कब, स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 ईस्वी में आया था। इसके अंतर्गत ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत भारत के बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में आया था, और गांधी इरविन पैक्ट के बाद देखिए आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, और गांधी ने मान लिया कि मैं जो आपके गोलमेज सम्मेलन होगा, जो राउंड टेबल आपके जो आपके क्या होगा, आपके राउंड टेबल जो आपके सम्मेलन होगा उसमें मैं भाग लूंगा। इस प्रकार से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो जाती है। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो यह 1920 ईस्वी में प्रारंभ होता है, और 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त हो जाता है। फिर बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की, तो आपके यह 1905 ईस्वी में आया था, कांग्रेस के बंगाल के विभाजन के बाद। तो बात करते हैं मोतीलाल नेहरू ने जब स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो यह असहयोग आंदोलन के जब ये आपके स्थगित कर दिया गया तो उसके बाद इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। ये क्वेश्चन परीक्षा में कम से कम 10 बार पूछा गया कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, तो चौरी चौरा कांड के बाद कब, 1922 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो जीके जैसी क्लासें रहेंगी लगभग 20 मिनट की क्लासें रहेंगी, प्रतिदिन आपको इसको देखना है। महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी। आप क्वेश्चन को नहीं गिनेंगे कि हमने कितने क्वेश्चन किए, आपने सोचेंगे अब ये देखेंगे कि हमने कितने फैक्ट कंफर्म किए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के अंतर्गत मैं आपको 10-10 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ। कितने, 10-10 समझ कर चलिएगा। जो नोटबुक बना रहे हैं उन्हें दोस्तों ये उनके लिए अमृत क्लास है। क्या किस क्लास है आपकी, अमृत क्लास है, समझ कर चलिए। गांधी जी की बात करें दोस्तों, गांधी जी का भी हाल ही में जयंती थी, 2 अक्टूबर को 151वीं जयंती हमने इनको मनाई, क्योंकि इनका जन्म 1869 ईस्वी को हुआ था, 1869 ईस्वी में। तो इनकी हमने 151वीं जयंती मनाई। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं महात्मा गांधी से संबंधित तो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। गांधी जी सभी क्वेश्चन कराए हैं। देखिए गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन थी, तो गांधी जी की दोस्तों 2 शिक्षा महत्वपूर्ण थी। एक उन्होंने कहा था सत्य बोलिए, एक उन्होंने कहा था हिंसा ना करें। तो 1 और 2 सी हो जाएगा। धर्म और सत्याग्रह की बात करेंगे दोस्तों, ये आपके उनके हथियार थे, ये उनके अस्त्र थे, ना कि उनकी शिक्षाएं। उनकी शिक्षाएं थे सत्य और अहिंसा। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची एक को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम भारतीय महिला आईएनसी की अध्यक्ष, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम कौन थी आपके? सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू थी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता कि आईएनसी का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, भारतीय हटा दी था, प्रथम महिला पूछ लेता तो एनी बेसेंट सही उत्तर हो जाता, और अगर प्रथम भारतीय महिला तो आपकी सरोजिनी नायडू थी हो जाता। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सरोजिनी नायडू, एम.ए. जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, वी.डी. सावरकर, इस तरफ दिया गया है मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, लिबरल पार्टी, कौन किससे संबंधित थे, ये क्वेश्चन पूछा रहा है आपसे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको भली भांति पता है कि सरोजिनी नायडू आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं, मैंने आपको बता ही दिया। एम.ए. जिन्ना की बात करें तो जिन्ना आपकी मुस्लिम लीग से संबंधित थे। 1906 ईस्वी में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। बात करते हैं फिर आपके तेज बहादुर सप्रू के, तो लिबरल पार्टी के थे, और वी.डी. सावरकर की बात करेंगे तो ये आपके हिंदू महासभा से संबंधित थे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके दो, पहला दूसरे में है 2 1 4 3, 2 1 4 3, ए विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, 2 1 4 3, ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वे पीछे मैंने बताया, अगर कांग्रेस की प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट सही होगा। यहाँ पर आप सरोजिनी नायडू में कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये प्रथम भारतीय महिला थी। और बात करते हैं अगर एनी बेसेंट की, तो आपकी आयरलैंड से संबंधित थी, ये आपकी आयरलैंड से संबंधित थी, इसलिए प्रथम महिला ये थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला ये नहीं हो जाएंगी। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी जुबान पर होने चाहिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की बात करेंगे तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, और 1885 ईस्वी में इसका आपकी प्रथम अधिवेशन आया था। 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। कितने? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदी जिसे कहते हैं, बी से बनारस, एच से हिंदू, यू से यूनिवर्सिटी, बीएचयू की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में आपके किसकी स्थापना की गई? बीएचयू की स्थापना की गई। वहीं बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल की, तो इसकी स्थापना आपके 1897 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? आपके एनी बेसेंट के द्वारा। ये सन मुझे कंफर्म नहीं है तो सन हटा दीजिए। सीएचएस की स्थापना आपके एनी बेसेंट ने की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? और ये होगा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, ये होगा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं देखनी चाहिए, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा जिससे आपके सारे अपडेट आपको मिलते रहें। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? दोस्तों रिट की बात करते हैं तो अगर आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, और यह आपके उच्च न्यायालय द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, कितने? आर्टिकल 32 के तहत आपकी रिट जारी करता है। और अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत क्या करता है? आपकी रिट को जारी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं होमवर्क के लिए, कि ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे होमवर्क के लिए, और कल का होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर, या फिर 6 महीने के भीतर? और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे होमवर्क के लिए निम्नलिखित में से, एक कल मैंने आपको दिया था कि निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाएं, तो किसी का भी उत्तर नहीं आया, इसलिए मैं आपको 1 दिन का समय और देता हूं, 1 दिन का समय आपको और देता हूं। डेल्टा, चौप झील, बॉलसोन, विसर्पण, इसमें से कौन आपके एक विषम पद का पता आपको लगाना है? दोनों को उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका उत्तर भी आपको बताऊंगा। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी यूट्यूब क्लासेस चलती हैं और बिल्कुल फ्री क्लासेस चलती हैं। और यहाँ पर हिंदी की क्लास चलती हैं, साइंस की क्लास चलती हैं, आपके जीके की क्लासेस चल ही रही हैं, हिस्ट्री की क्लासेस चलती हैं, जियोग्राफी की क्लासेस चलती हैं, सारी क्लासेस चलती हैं। दोस्तों अगर हमसे आप फेसबुक और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप इसकी पहले वीडियो को नहीं देखे हैं
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, जाकर अवश्य देखिए और इन्जॉय कीजिए क्योंकि सारी क्लासें बिल्कुल भी फ्री हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।